इसे खाने से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर भगवान चाहेंगे तो आप सबकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो आपको फिर कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस बाल की वजह से मैं खाना नहीं खा सका, वैसे ही राजा का संतान भी बिना बाल का होगा। डरो मत छोटे पक्षी, तुम्हारा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने पक्षी की चोट को साफ किया और घास का रस लगाया। बहुत समय पहले की बात है, उदयपुर नामक एक राज्य था जहाँ के राजा उदय चौधरी की 7 रानियाँ थीं। लेकिन राजा के पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनका कोई संतान नहीं था। राज्य में खुशी का माहौल है, लेकिन हमारा महल अभी भी संतान सुख से वंचित है। महाराज की हालत देखकर हमें बहुत दुख होता है। हम 7 रानियां हैं, पर किसी के पास एक भी संतान नहीं है। हमारी किस्मत कब बदलेगी यह कौन जानता है। वैद्य, हकीम, ज्योतिषी सब आए, लेकिन कोई मदद नहीं कर सका। यह सब हमारी किस्मत का खेल है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद विधाता ने हमारे नसीब में माँ बनने का सौभाग्य लिखना भूल गए। नहीं छोटी, यह सब सोचकर क्या करेंगे। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। हमें सिर्फ उसी का इंतजार करना होगा। कोई मेरी मदद करो, मैं दूर के गांव से आया हूँ। ये लो, ये सब ले जाओ। महारानी की जय हो। महारानी, आपने मुझे तो खुश कर दिया, पर आप सब क्यों दुखी हैं? कैसे खुश रहे? हम 7 रानियां बहन की तरह हैं। एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते। महाराज ने हमें हर सुख दिया है, पर कोई भी रानी उन्हें संतान सुख नहीं दे पाई। मेरे पास एक फल है, ये रखिए। इसे खाने से आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। अगर भगवान चाहेंगे तो आप सबकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपकी बात सही साबित हुई तो आपको फिर कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह मैं आपसे वादा करती हूँ। इतने दिनों में हमने कितनी चीजें खाई, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो छोटी? किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसे खाकर तो हम मरने वाले नहीं है ना। एक बार कोशिश करने में क्या नुकसान है। एक बार खाकर ही देखती हूँ, लेकिन भिखारी तो चला गया। यह कैसे खाऊं? किस नियम से खाऊं? यह तो बताया ही नहीं। आप सब स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन कर आओ। मैं इसे 7 बराबर हिस्सों में बांटूंगी और आप सबको दूंगी। बड़ी रानी की बात सब मानते हैं। फिर सब मिलकर वह फल खाते हैं। मैं व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाऊंगा और 6 महीने के बाद लौटूंगा। महाराज, आपका निर्णय उचित है, लेकिन आप 2 दिन बाद जाइए। कल सूर्य ग्रहण है। इस समय जाना शुभ नहीं होता है। छोटी रानी, मेरे जीवन में वैसे भी क्या शुभ है। देखो ना, एक संतान की आशा में मैंने 7 शादियां की, फिर भी मेरे बगीचे में फूल नहीं खिले। महाराज, निराश मत होइए। हमें अपनी आशा को जीवित रखना होगा, तभी तो वह पूरी होगी। मैं भी यही आशा करता हूँ, लेकिन मेरा मनोबल तो बहुत टूट चुका है। महाराज, आपके लिए मंत्री महोदय इंतजार कर रहे हैं। पूर्व दिशा के प्रजाजनों की कुछ समस्याएं हैं। मैं सभी समस्याओं का समाधान करता हूँ, लेकिन मेरी समस्या कौन सुलझाएगा? बड़ी रानी, आप इतनी अस्वस्थ क्यों लग रही हैं? क्या आप किसी कारण से चिंतित हैं? तभी बड़ी रानी चक्कर खाकर गिर जाती हैं। बड़ी रानी,
आपको क्या हुआ? अपनी आंखें खोलिए। महाराज, महाराज वैद्य को बुलाइए। सभी बड़ी रानी को उनके कक्ष में ले गए। सब बहुत चिंतित थे। राजवैद्य ने बड़ी रानी की अच्छी तरह से जांच की। वैद्य जी, क्या हुआ? बड़ी रानी ठीक तो है ना? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे? महाराज, खुशखबरी है, बड़ी रानी गर्भवती है। यह हमारे राज्य के लिए अत्यंत शुभ समाचार है। लेकिन महाराज, बड़ी रानी को विशेष देखभाल की आवश्यकता है। हम यहाँ हैं, हम सब देखभाल करेंगे। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आने वाला बच्चा एक पिता पाएगा, लेकिन 7 माएं पाएगा। हम उसे इतना प्यार देंगे कि हर कोई देखेगा। प्रजाजनों को बुलाओ, सभी खुशियाँ मनाओ, गरीबों की सेवा करो, मिठाई बांटो। आज इतने सालों बाद हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने जा रही है। महाराज, आप शांत हो जाइए, सभी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। आपके पिता बनने से अधिक खुशी की बात और क्या हो सकती है? महाराज, आपसे एक विनती है, कृपया व्यापार के लिए अपनी यात्राएं स्थगित करें। इस समय बड़ी रानी को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। वैद्य जी, यह लीजिए आपका पुरस्कार। आपने आज वो खुशखबरी दी है जिसकी प्रतीक्षा पूरा राज्य कर रहा था। राज्य के लोग बहुत खुश थे। इसी बीच सभी लोग भिखारियों के योगदान को लगभग भूल ही गए थे। महारानी, क्या आपको कुछ खाने का मन कर रहा है? बताइए, आप क्या खाना चाहती हैं? महाराज, क्या आप मेरे एक छोटे से अनुरोध को मानेंगे? हमारे जीवन में जिस व्यक्ति ने इतनी खुशी भर दी है, मैं उसे कुछ देना चाहती हूँ, ताकि उसका पूरा जीवन सुख और समृद्धि में बीते। हाँ, बताइए, कौन है वह व्यक्ति? वह एक भिखारी है। वह कहाँ रहता है मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने उसे वादा किया था। सेनापति, राज्य के सभी भिखारियों को बुला। आज राजमहल में उनके भोज की व्यवस्था करो। फिर राज्य के सभी भिखारी राजमहल में भोज के लिए आए, लेकिन उस भिखारी को कहीं नहीं देखा गया। इसी बीच एक भिखारी ने खाना खाते समय खाने में बहुत सारे बाल देखे और वह बाल देखकर भिखारी ने खाना छोड़ दिया और बोला, जिस बाल की वजह से मैं खाना नहीं खा सका, वैसे ही राजा का संतान भी बिना बाल का होगा। यह क्या बड़बड़ा रहे हो बेवकूफ? अरे जाओ जाओ, खुद को तो खाने को मिलता नहीं और ऊपर से श्राप देते हो। राजा चाहे कितने अच्छे कार्य करे, लेकिन वो इन्हें नहीं दिखता। क्या हुआ दासी? देखिए ना छोटी रानी, यह भिखारी कह रहा है खाने में बाल देखकर खाना नहीं खा पाए तो राजा का संतान भी बिना बालों का हो। वहाँ तो कोई नहीं है। जाओ दासी, उसे ढूंढकर लाओ। अगर उसने अपना श्राप नहीं हटाया और वह सच हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। जाओ। लेकिन बहुत खोजने पर भी वह भिखारी कहीं नहीं मिला। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर फिर भी बच्चा किसी दिक्कत के साथ पैदा होता है तो सब कहेंगे कि माँ की पाप का फल है। मैं किस मुंह से अपने बच्चे के सामने खड़ी होऊंगी? बच्चा जैसा भी हो वह हमारा ही रहेगा। बड़ी बहन, अब चिंता मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सबकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने जानबूझकर खाने में बाल मिलाया है तो यह बहुत गलत है। फिर भी जो भी आएगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, हम उसे सिर पर बिठा कर रखेंगे। अंततः वह दिन आ गया। दासी आकर महाराज को खबर देती है। महाराज की जय हो। महारानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। यह लो दासी, यह तुम्हारा पुरस्कार है। मैं अभी आ रहा हूँ।
बड़ी रानी और अपनी बेटी को अपनी आँखों से देखने। धन्यवाद महाराज। मंत्री जी, सबको खबर दीजिए, मेरे घर में कन्या का जन्म हुआ है। जाइए, उत्सव की तैयारी करिए। इसी बीच बड़ी रानी बहुत चिंतित थी। उनकी छोटी सी बेटी के सिर पर एक भी बाल नहीं था, लेकिन राजकुमारी का चेहरा बहुत ही प्यारा था। बड़ी रानी रोती ही जा रही थी। ये सब मेरे पापों का फल है। मैंने वादा किया था, लेकिन मैं उसे निभा नहीं पाई। वह भिखारी शायद आज भी कष्ट में दिन बिता रहा है, इसीलिए मेरी बेटी की यह हालत है। सब लोग सुनकर हंसेंगे। मेरी बेटी के कारण महाराज और राज्य की भी बदनामी होगी। महारानी, यह क्या कह रही हैं आप? वैद्य जी और साधु महाराज हैं ना? वो दवा देंगे तो राजकुमारी को बाल आ जाएंगे। हमारी प्यारी बेटी के बाल नहीं हैं, तो क्या हुआ? उसकी कोई उपेक्षा नहीं होगी। बाल ही तो जीवन का सब कुछ नहीं है। सभी तो हमारी तरह नहीं सोचेंगे महाराज। हमें उनकी परवाह नहीं है। जब वो हमें माँ कहकर पुकारेगी तो हमारा दिल खुशी से भर जाएगा। हमें इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। बस हमारी राजकुमारी लंबी उम्र तक जिए। महाराज, हमें अपनी बेटी का एक सुंदर सा नाम रखना चाहिए। हमारी बेटी का नाम राजकुमारी रूपमाला होगा। वो सबसे प्यारी होगी। वाह, कितना सुंदर नाम है। आज से ये हमारी रूपमाला है, हमारी प्यारी माला। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन राजा और रानी की चिंताओं का अंत नहीं था। कई साधुओं और वैद्यों के बावजूद बेटी के सिर पर एक भी बाल नहीं उग सका। बेटी के सिर पर बाल नहीं होंगे तो उसकी शादी कैसे कराएंगे? कौन हमारी बिना बाल की बेटी से शादी करेगा? महारानी, अभी तो हमारी राजकुमारी बहुत छोटी है। अभी आप इस सब की चिंता मत करिए। देखिएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और शादी ही तो जीवन का सब कुछ नहीं है। आप फिर से चिंता कर रही हैं दीदी। हमारी रूपमाला की शादी एक राजकुमार से ही होगी। अगर ऊपर वाला चाहेगा तो उसके सिर पर ऐसे बाल उगेंगे जिससे सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ छोटी रानी, लेकिन किसी से भी कुछ नहीं हो रहा है। माला को नहला दिया है, उसे कुछ खाना खिला के सुला दीजिए दीदी। आइए महाराज, आपका खाना तैयार है। रूपमाला अपने पहचान से जिएगी। उसे किसी और की पहचान की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद 7 माओं के प्यार में बिना बाल के ही राजकुमारी बड़ी होने लगी। रूपमाला 7 रानियों के लाड प्यार में पल रही थी। रूपमाला में बहुत गुण थे। वह बहुत अच्छा गाती थी। उसकी मीठी आवाज और उसकी जादुई आंखें सभी को मोह लेती थी, लेकिन उसकी बालों की कमी के कारण कोई उससे सही तरह से नहीं मिलता था। चलो खेल शुरू करते हैं सखी। लेकिन आज बाकी लोग क्यों नहीं आए? वे नहीं आएंगे राजकुमारी। पाठशाला में बहुत पढ़ाई का दबाव है और हम सभी छोटे घरों की लड़कियां हैं। हमें घर के बहुत सारे काम भी करने होते हैं। छोटा घर या बड़ा घर, ऐसा कुछ नहीं होता सखी। मैं राजकुमारी होने के बावजूद अपने काम खुद करती हूँ। कभी कभी पिताजी के लिए फल काट कर देती हूँ, शरबत भी बनाती हूँ। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जरूरी है, नहीं तो मन और शरीर कैसे स्वस्थ रहेंगे। मेरी माँ कहती हैं इतना खेलना जरूरी नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ, इसीलिए घर का काम सीखना जरूरी है। मैं आज चलती हूँ राजकुमारी।
लेकिन हमने तो खेलना शुरू ही नहीं किया। राजकुमारी, मुझे घर में बहुत सारे काम हैं, मैं बाद में आऊंगी। राजकुमारी का मन उदास हो गया। वह सब समझ सकती थी पर किसी से कुछ नहीं कहती थी। राजकुमारी की एक और खेलने वाली साथी थी, उसकी पालतू बिल्ली। मेरी प्यारी बिल्ली, चलो हम महल लौट चलें। उदास मत हो, हम और तुम दोनों बहुत मजे करेंगे, चलो। लेकिन बिल्ली ने राजकुमारी को बगीचे में खींच कर ले आई। बगीचे में आकर मन बहुत शांत हो जाता है। हवा कितनी ठंडी है और फूल कितने प्यारे हैं। काश मैं भी एक फूल की तरह होती। माला बेटी, ओ माला बेटी, केवल खेल कूद करेगी तो कैसे काम चलेगा? अंदर आओ, मैंने तुम्हारी मनपसंद मिठाई और पोहे बनाए हैं, खाओगी नहीं? आ रही हूँ छोटी माँ, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। आज फूलों से क्या बात हुई? माँ, फूल भाग तो नहीं सकते ना, इसीलिए मुझे सहन करते हैं। यह सब क्या बातें कर रही हो माला? आपकी ऐसी बातें करने से हमारा दिल दुखता है। लेकिन माँ, मेरे तो सिर पर बाल ही नहीं हैं, इसीलिए मुझसे कोई नहीं मिलना चाहता। मेरी पगली बेटी, मेरी बात सुनो। भगवान सभी को सब कुछ नहीं देता, किसी न किसी चीज में कमी रहती है। क्यों कमी रहती है मछली माँ? इसका 2 कारण हैं। पहला कारण, ताकि हम भगवान को भूल न जाएं और जो हमारे पास नहीं है उससे अधिक चाह न करें। और दूसरा कारण, अगर हम हर चीज से परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम अहंकारी हो जाते हैं और अहंकार अच्छी बात नहीं है। अब समझ में आया, आप लोग कितनी बातें जानते हो। मैं आप लोगों को पाकर धन्य हूँ। महाराज, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? महारानी, रूपमाला बड़ी हो रही है, इसलिए उसकी शादी की तैयारी करनी होगी। आसपास के छोटे राज्यों में मंत्री के माध्यम से सूचना भेजी थी, लेकिन आपको पता है बड़ी रानी, वे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं महाराज? वे सभी साधारण प्रजाजनों की बेटियों को वधू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी बिना बालों वाली बेटी को नहीं। पता नहीं भगवान की यह कैसी लीला है। क्या हम निसंतान ही बेहतर नहीं थे? महाराज, ऐसी बातें ना करें। भगवान ने सभी की जोड़ी बनाकर भेजता है। माला के लिए भी किसी को भेजा होगा। अच्छा माला बेटी, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? मैं चाहती हूँ कि सभी खुश रहे और सबका भला हो और मैं भी सभी के साथ खुश रह सकूं। तो बेटी, आपको कैसा राजकुमार चाहिए? बेटी बड़ी होने पर उसे तो शादी करनी पड़ती है। माँ, वह राजकुमार हो या कोई साधारण व्यक्ति, मैं सिर्फ चाहूंगी कि वह अच्छा इंसान हो, बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह। भगवान आपके मन की इच्छा पूरी करे बेटी। राजमहल में सभी के प्यार में राजकुमारी के दिन अच्छे बीत रहे थे, लेकिन सभी उसकी बाल नहीं की चिंता कर रहे थे। एक दिन राजकुमारी अपने बिल्ली के बच्चे के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। ओहो, यह छोटा पक्षी कितना घायल हो गया है। क्या शिकारी के मन में जरा भी दया नहीं है? डरो मत छोटे पक्षी, तुम्हारा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ने पक्षी की चोट को साफ किया और घास का रस लगाया। धन्यवाद राजकुमारी, आपके दिल में बहुत दया है। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। तुम बात भी कर सकते हो क्या? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। आपने मेरी जान बचाई, आज से आप मेरे मित्र हो।
सभी मेरे बिना बालों के कारण मुझसे दूर हो जाते हैं और तुमने मुझे मित्र बना लिया। बिल्कुल, संकट में जो साथ होता है वही सच्चा मित्र होता है। और बाल न होते हुए भी आप कितनी सुंदर हो। तुम तो पक्षी हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि लोग हमेशा उस चीज की बात करते हैं जो नहीं है, जो है उसकी कोई भी कद्र नहीं करता। आप बहुत अच्छे से बात करते हो, लेकिन मित्र आज मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे। खुश रहो। तुम भी खुश रहो प्यारे पक्षी। पक्षी से बात करके रूपमाला को बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ कंचनगढ़ का राजकुमार शिकार करने आया है। जंगल में एक भी हिरण नहीं दिखाई दिया। बड़े दिन से शिकार करने आया हूँ। राज्य में लौटकर पिताजी को क्या बताऊंगा? सभी तो हंसेंगे कि शिकार पर जाकर खाली हाथ लौट आया। कन्या के दिल में है बहुत दुख भरी। कहाँ मिलेगा ऐसा राजा का बेटा जो करे उसे खुश। कन्या जैसे है कोई परी, आह कन्या जैसे है कोई परी। ऐसे घने जंगल में इतनी मीठी आवाज में कौन गा रहा है? चलो जाकर देखें। राजकुमार घूमते घूमते पक्षी को ढूंढ लेते हैं। कन्या के दिल में है बहुत दुख भरी। कहाँ मिलेगा ऐसा राजा का बेटा जो करे उसे खुश। कन्या जैसे है कोई परी, आह कन्या जैसे है कोई परी। तो तुम जंगल में गा रहे हो? तुम तो बहुत प्यारे पक्षी हो। आप भी बहुत अच्छे हो राजकुमार। मैंने तो कभी पहले आपको इस जंगल में नहीं देखा। मैं बहुत दूर के राज्य से आया हूँ। क्या तुम यहाँ सभी को जानती हो क्या? सभी को नहीं, लेकिन जो शिकार करने आते हैं उन्हें पहचानता हूँ। मेरी दोस्त कहती है कि शिकारी के दिल में कोई दया नहीं होती, इसीलिए वो दूसरों की जान ले सकते हैं। वाह, तुम्हारे दोस्त तो बहुत अच्छी बातें करती हैं। कहाँ रहती है तुम्हारी दोस्त? अगर आप उसे देखना चाहते हो तो जंगल के पूर्व दिशा की नदी पार करने पर आप उन्हें पा जाओगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम मुझे बंदी बनाना चाहते हो क्या? तुम्हारे जैसे प्यारे पक्षी को कैसे जंगल में छोड़ दूं? मैं तुम्हारे गाने से मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। मैं तुम्हारे और भी गाने सुनना चाहता हूँ। अच्छा, उस कन्या का क्या हुआ? क्या उसे कोई राजकुमार मिला क्या? अगर भाग्य में लिखा होगा तो जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। इतना बोलकर पक्षी उड़ गया। राजकुमार ने उसे पुकारा, लेकिन पक्षी ने राजकुमार के पुकार का कोई जवाब नहीं दिया। तभी राजकुमार का दोस्त वहां आया। आप अभी भी यहाँ हो मित्र? शाम होने वाली है, हमें लौटना चाहिए। क्या आपको नहीं पता, रात को जंगल में डाकू आते हैं। अगर वे हमारी जान ले ले तो हम राज्य में कैसे लौटेंगे? मैं अभी राज्य नहीं लौटूंगा। नहीं लौटोगे? मतलब क्या आप वनवासी हो गए? वनवासी नहीं, मनवासी बनना चाहता हूँ। राजकुमार, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पहले कभी भी ऐसा कहते नहीं सुना। तुमने उस पक्षी को देखा? तुम्हें पता है वह मुझे क्या बोलकर गया? पक्षी? मैंने तो कोई पक्षी नहीं देखा। और पक्षी क्या कहेगा? क्या पक्षी बात कर सकते हैं? पक्षी ने मुझे एक मायावी कन्या का पता दिया है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए लौट चले। महाराज और महारानी आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं अकेले जाकर उन्हें क्या बताऊंगा? अकेले क्यों जाओगे? तुम तो मेरे साथ उस सुंदर कन्या को खोजने चलोगे। तुम मेरे मित्र नहीं हो क्या? दोस्त होने के नाते ही तो सलाह दे रहा हूँ। चलो अपने राज्य में लौट चले। उधर राजकुमार को मारकर राज्य का मंत्री राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने एक बड़ी साजिश रची थी। मैं तैयार हूँ। अभी जंगल में जाकर राजकुमार को मार दूंगा। राजकुमार के शोक में राजा पत्थर हो जाएंगे और राज्य मेरा हो जाएगा। मेरी इतने दिनों की आशा, मैं इसे टूटने नहीं दूंगा। आज ही राजकुमार का आखिरी दिन होगा। इधर राजकुमार बहुत ही जिद्दी थे। उन्होंने पक्षी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और उसका दोस्त दुखी चेहरा बनाकर
उसके साथ चलने लगा। तुम्हारा इतना सुंदर चेहरा है, इसे ऐसा बिगाड़ कर क्यों रखे हो मित्र? ये सोचो, जिसे हम ढूंढने जा रहे हैं, अगर वह सच में मिली तो कितना अच्छा होगा। और अगर वो न मिली तो? ऐसी बातें मत कहो दोस्त, जंगल के पक्षी झूठ बोल सकते हैं क्या? चलो ना, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अब क्या होगा? क्या राजकुमार और उनका मित्र जंगल के रास्ते पर चलते रहे। और कितना रास्ता चलना होगा ये कौन जानता है। ये जंगल नहीं, मानो अंधकार का राज्य हो, और हमें कहाँ जाना है उसका भी कोई ठिकाना नहीं। अच्छा राजकुमार, सच में अगर कोई ऐसा मिला तो आप क्या करोगे? उसे लेकर मैं सीधे राजदरबार जाऊंगा और महाराज के सामने जाकर कहूंगा, बहुत खोजकर एक नीला कमल लाया हूँ। मैं इस कमल को अपने पास रखना चाहता हूँ महाराज। लेकिन क्या महाराज जात पात के बिना किसी को राजबधू के रूप में स्वीकार करेंगे? प्रेम के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मायावी कन्या मिली तो मैं राज्य भी छोड़ दूंगा। ये सब बातें ठीक नहीं हैं राजकुमार। मंत्री ने बहुत खोजा और आखिरकार राजकुमार और उसके मित्र को ढूंढ निकाला। मंत्री ने छुपकर एक धुआं फैलाया। राजकुमार के मित्र जो पीछे था, धुएं से बेहोश हो गया। अंधेरा होने के कारण राजकुमार ने यह सब देखा ही नहीं। वह आगे बढ़ते रहे। एक बार मौका मिल गया है, इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। ये विष वाला तीर एक बार राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर जाए, बस। मंत्री ने तीर चलाया और वह जाकर राजकुमार के पीठ में धंस गया। यह देखकर मंत्री प्रसन्न होकर राज्य की ओर रवाना हुआ। रास्ते का कांटा दूर हो गया। आज से सब मेरा होगा। इतने दिनों की योजना सफल हुई। हा हा, आखिरकार। मुझे इस तरह पड़े रहना ठीक नहीं, मुझे बचना होगा। वीर इस तरह जमीन पर नहीं पड़े रहते। राजकुमार ने यह कहकर तीर निकाले और दौड़ना शुरू किया। और दौड़ते दौड़ते वह राजमहल पहुंच गया। राजमहल के सैनिक उसे पकड़ नहीं सके। यह खबर राजा तक भी पहुंच गई। महाराज की जय हो। एक गुप्त शत्रु, जो कोई डाकू है, हमारे महल में घुस आया है। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं महल के सभी कमरों की तलाशी ले सकता हूँ। अनुमति दी जाती है। जाओ, उसे ढूंढो और मेरे सामने हाजिर करो। डाकू की इतनी हिम्मत मेरे महल में प्रवेश करे। राजकुमार घायल अवस्था में उस बिन बालों की राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ। राजकुमारी तब अपने कमरे में बैठी थी। तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? अरे तुम्हें क्या हुआ है? क्या चाहिए यहाँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है? पानी, थोड़ा पानी। अचानक राजकुमार बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी डर गई, लेकिन उसे दया आई। उसने राजकुमार की नाक के पास अपना हाथ रखा। यह जिंदा है, लेकिन यह कौन है? दुश्मन या दोस्त? कितना सुंदर है, लेकिन इसे इलाज की जरूरत है। राजवैद्य को बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, तब तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे कमरे में कोई बाहरी पुरुष आया है। मेरी बदनामी हो जाएगी। इतने में सैनिक ने राजकुमारी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहाँ हैं क्या? इस समय महल में एक डाकू आया है। वह घायल है। क्या आपने उसे देखा है? हम आपके कमरे की तलाशी लेने आए हैं। सैनिक, आपको क्या लगता है, अगर कोई डाकू आएगा तो राजकुमारी उसे छुपा के रखेगी? और अगर मेरे कमरे में कोई बाहरी व्यक्ति आके तलाशी ले तो मुझे अपमान महसूस होगी। आप जा सकते हैं। ध्यान रखें, हम राजकुमारी हैं। सैनिक के जाने के बाद रूपमाला ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और राजकुमार की चोट पर दवा लगा दी। आशा है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन सुना है घायल शेर और अधिक खतरनाक हो जाता है।
मुझे इसे बांध कर रखना चाहिए, लेकिन अगर यह डाकू हुआ तो मैं क्या करूंगी? जो भी हो, सबसे पहले यह तो एक इंसान है। इसी बीच राजकुमार के दोस्त को होश आया। अपने दोस्त को कहीं न पाकर वह घबरा गया। अपने साथ कोई सैनिक न लाकर हमने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कहां जाने से राजकुमार मिल सकते हैं? क्या वो भी ठीक हैं? मैं राज्य वापस जाकर देखता हूं और महाराज को खबर भेजता हूं। भगवान करे कोई संकट न हो। इसी दौरान जैसे ही राजकुमार को होश आया, राजकुमारी ने उसे बात करने का मौका दिए बिना फिर से फूलदान से राजकुमार के सिर पर मार दिया और वह फिर से बेहोश हो गया। माला, रूपमाला, माला बेटी, खाने के लिए आओ। क्या हुआ? तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद क्यों है? माला, माला दरवाजा खोलो। हाँ माँ, आ गई हूँ। बस क्या हुआ? चलो खाना खा लो बेटी। माँ, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माला को अचानक क्या हुआ? वह तो कभी ऐसा नहीं करती। अब मैं क्या करूँ? कहाँ छुपाऊँ इस डाकू को? बहुत सोचकर रूपमाला ने अपने कमरे के एक कोने में राजकुमार को बांधकर छुपा दिया। तभी फिर बाहर से छोटी रानी ने रूपमाला को पुकारना शुरू किया। छोटी माँ, इस समय यहाँ क्यों आई हैं? चलो पहले बाहर जाकर देखती हूँ। इसे गहरी चोट लगी है, दवाई लगाई है, अब शायद ये सोता रहेगा, लेकिन सावधानी बरतना आवश्यक है। माला, छोटी माँ, महल में सब ठीक तो है ना? सैनिक ने आकर बताया कि कोई डाकू यहाँ आया है। मैं डरकर दरवाजा बंद करके बैठी हूँ। दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। डरो मत माला बेटी, चलिए मेरे साथ। मुझे नींद आ रही है छोटी माँ, मैं थोड़ी देर सो लूँ क्या? आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत खराब लग रही है क्या? राजवैद्य को बुलाऊं क्या? नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब सोने जा रही हूँ। राजकुमारी सोने के लिए कमरे में आकर देखी तो राजकुमार को होश आ गया था। तब रूपमाला फिर से फूलदान हाथ में लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सी चीजों से खुद को बचाना सिखाया है, चाकू, भाला, तीर, तलवार। लेकिन गुरुदेव ने मुझे फूलदान के हमले से कैसे बचना है यह नहीं सिखाया। लेकिन अगर हमला फूलों का होता तो अच्छा होता, है ना? क्या तुम सच में डाकू हो? तुम्हारे जैसे छोटे मोटे डाकू के लिए मेरा फूलदान ही काफी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं तलवार भी चला सकती हूँ। मतलब राजकुमारी को शस्त्र विद्या भी आती है? रूपमाला ने पहले कभी ऐसे युवक से बात नहीं की थी। उसकी बातें कुछ ऐसी थी जो रूपमाला को आकर्षित करने लगी और राजकुमार रूपमाला की आंखों के जादू में इतना खो गया कि उसे राजकुमारी के सिर पर बाल न होने का ध्यान ही नहीं गया। तुम बहुत ज्यादा बातें करते हो। मुझे बार बार बेहोश क्यों करना चाहती हो? क्या मैं ये जान सकता हूँ? या मुझे बेहोश करके राजकुमारी मुझे देखने का मौका चाहती है? इस बार सच में मारूंगी। ऐसी आंखों में आंखें डालकर मर जाना भी सुकून ही है। मैं राजकुमारी हूँ। अगर कोई अनजान व्यक्ति मुझे छू लेगा तो मेरी बदनामी होगी। अच्छा, तो तुमने मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? तो डाकू के साथ और क्या करना चाहिए था? सैनिकों को बुलाकर मुझे पकड़वा भी तो सकती थी। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ। इस राज्य के राजा की एकमात्र बेटी रूपमाला हूँ। आप घायल थे, आपको मदद की जरूरत थी, इसलिए मैंने मदद की। उम्मीद है कि आप अब काफी ठीक हैं। आप अब जा सकते हैं। उधर एक दरवाजा है, वहाँ सैनिक नहीं हैं। राजकुमारी, आप कितनी अच्छी हैं। आपकी यह उपकार मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगर कभी फिर से आपका सामना हुआ तो मैं इस कर्ज को चुकाने की कोशिश करूंगा।
इसके बाद रूपमाला राजकुमार को मुक्त कर देती हैं और राजकुमार अपने राज्य की ओर रवाना हो जाता है। महाराज, महाराज। क्या हुआ? तुम इस तरह घायल होकर महल में आ रहे हो? तुम तो राजकुमार के साथ शिकार पर गए थे। गहरे जंगल में किसी ने हम पर हमला किया। मुझे नहीं पता कैसे मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो राजकुमार कहीं नहीं थी। तभी वहाँ पर राज्य का मंत्री आता है। राजकुमार नहीं है, फिर भी तुम ठीक हो या तुमने किसी के साथ मिलकर राजकुमार पर हमला कराया है? महाराज, ये झूठ बोल रहा है, इसे बंदी बना लीजिए। मुझे सच में कुछ नहीं पता महाराज, मुझे छोड़ दीजिए और जंगल में सैनिकों को भेजिए। राजकुमार जरूर रास्ता भटक गए होंगे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, चलो मेरे साथ। जब चाबुक से पिटोगे तब बताओगे सब। महाराज, जंगल में सैनिकों को भेजिए। राजकुमार संकट में हैं। आप मेरी बात सुनिए। मेरा राजकुमार? जाओ मंत्री, इसे ले जाओ और ढूंढो कि मेरा राजकुमार कहाँ है। राजकुमार के साथ क्या किया तूने? बोल, कहाँ है राजकुमार? अच्छे से बोल, नहीं तो ऐसा हाल करूँगा, फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगे। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करिए। राजकुमार मुसीबत में है, मुझे तो बाद में भी सजा दे सकते हैं। पहले जाकर राजकुमार को बचाइए। मंत्री कुछ बोलकर बाहर निकल आया। राजकुमार को लेकर उसका दोस्त बहुत चिंतित था, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मंत्री जी, आप जाइए, पूरा जंगल छान मारिए। कहाँ है मेरा राजकुमार और सेनापति पुत्र? क्या उसने कुछ बताया? क्या राजकुमार घर लौटने की स्थिति में होंगे? शायद। अब तक तो सब खत्म हो गया होगा। तभी वहाँ राजकुमार आ गया। क्या आप यही चाहते थे? मुझे तो आप पर शक हो रहा है मंत्री जी। आप कैसे जानते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं? राजकुमार की बातों से मंत्री बहुत डर गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। राजकुमार, वह आपके गुरु समान है, आपको इनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। पिताजी, फिर हमारे मित्र को बंदी क्यों बनाया गया है? उसे अभी मुक्त किया जाए, मुझे वह चाहिए। जाइए मंत्री जी, उसे मुक्त करिए। आप कहाँ चले गए थे राजकुमार? आपके साथ क्या हुआ था? आप ठीक तो हो ना? हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ खो गए थे? किसी ने मुझ पर कायरों की तरह पीछे से वार किया था, लेकिन अब मैं काफी ठीक हूँ। तभी राजकुमार का दोस्त वहाँ आता है। आते ही उसने राजकुमार की पीठ पर हाथ रखा। क्या हुआ है आपको राजकुमार? सुनो, तुम राजकुमार को उनके कमरे में ले जाओ, मैं राजवैद्य को भेज रहा हूँ। इधर राजकुमारी रूपमाला बहुत डरी हुई हैं। उनके कमरे में कोई अजनबी आया था, यह पता चलने पर उनकी बदनामी होगी। रूपमाला बेटी, क्या हुआ है आपको? अच्छा माँ, जिनके पास बाल नहीं होते क्या उनके दिल भी नहीं होने चाहिए? बेटी, क्या कह रही हो ये सब? क्या हुआ है आपको? किसी ने जरूर हमारी राजकुमारी को दुख दिया है। दुख नहीं तो क्या, अपना नाम क्या बताकर नहीं जा सकते थे? यह पहचान देने से बहुत नुकसान हो जाता उनका। कौन परिचय नहीं दिया? रूपमाला, क्या आपने कोई सपना देखा है? कुछ सच को सपना मानकर स्वीकारना पड़ता है और कुछ सपनों को वास्तविकता का रूप देने का इच्छा होता है। अच्छा माँ, क्या कोई सच्चा सपना सच हो सकता है या बिन बालों की लड़कियों को सपने नहीं देखने चाहिए? बाल ही सब कुछ नहीं होता है बेटी। इतने लंबे बालों का क्या करोगे? बालों से रस्सी बनाकर कपड़े सुखाओगे या कोई चोर आए तो बालों से बांधकर रखोगे? माँ, अब कितनी खूबसूरती से बात करती हैं। लोग तो बाहरी सुंदरता देखकर ही फैसला करते हैं, आपकी तरह कोई नहीं सोचता। उधर राजकुमार का इलाज चल रहा है। राज्यवैद्य उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। राजकुमार, आपका जिस वैद्य ने इलाज किया है उनकी उम्र जरूर कम है। उनके हाथ का काम बहुत कच्चा है। इतनी कम उम्र में इतनी गहरी चोट का इलाज करना उचित नहीं है। हाँ, उनकी उम्र काफी कम है, लेकिन अगली बार मिलूंगा तो डांटूंगा। जो काम नहीं हो सकता उसे करने के लिए किसने कहा? नहीं राजकुमार, अगर उसने यह नहीं किया होता
तो आपके शरीर को बहुत बड़ी हानि हो जाती। अच्छा, तो जब अगली बार मिलूंगा तो उन्हें बहुत धन्यवाद दूंगा। राजकुमार के मुंह से ऐसी बात सुनकर महाराज बहुत हैरान हुए, क्योंकि राजकुमार की बातें उन्हें बहुत अजीब लग रही थी। क्या आपके सिर में कोई चोट लगी है राजकुमार? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने सब कुछ सही कर दिया है। थोड़ी देर बाद आपके लिए कुछ दवा भेजूंगा। आशा है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब मैं चलता हूँ। राजवैद्य के जाते ही महाराज वहाँ आते हैं। आप अब कैसे हो राजकुमार? हम चाहते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाओ और राजकार्य की जिम्मेदारी संभालें। माफ कीजिएगा महाराज, दरअसल अब तक मैं जानता था कि राज्याभिषेक से पहले राजकुमारों की शादी कराई जाती है। तुम बिल्कुल सही जानते हो। मैंने शादी कराने वाले को बुलाया है। कोई सुंदर सी राजकुमारी ही होगी इस परिवार की बहुरानी। इधर रूपमाला को लेकर महाराज और महारानी की चिंता खत्म नहीं हो रही थी। बेटी के सिर पर एक भी बाल नहीं है, लेकिन उधर राजकुमारी रूपमाला का भी राजकुमार को देखने के बाद किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह उदास होकर बगीचे के कोने में बैठी थी। तभी वहाँ एक साधु आया। उदास क्यों हो राजकुमारी? जिसके लिए तुम्हारा दिल बेचैन है वह बिल्कुल ठीक है। जिसे जानती पहचानती नहीं, क्या उसके बारे में सोचना भी पाप है साधु महाराज? नहीं बेटी, तुम्हारा बंधन कोई तोड़ नहीं सकता है और प्रेम करना तो पाप नहीं है। मैं उनके योग्य नहीं हूँ। वह एक वीर हैं और मैं बिना बालों वाली राजकुमारी हूँ। जिसका बाल नहीं होता उसका कोई कीमत नहीं होता। किसने कहा तुम बिना बालों की हो? सच्चा प्रेम मिलने पर तुम्हारा अभिशाप समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भी सबके जैसे बाल आ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं साधु महाराज? किस अभिशाप की बात कर रहे हैं आप? बड़ी रानी ने एक भिखारी को वादा किया था। भिखारी का दिया हुआ फल खाने के बाद अगर कोई रानी गर्भवती हो जाती है तो उसे इतने उपहार दिए जाएंगे कि उसकी कोई तकलीफ नहीं रहेगी। फिर क्या हुआ साधु महाराज? आप क्यों रुक गए? कृपया बताएं। राजा के घर में खुशी का दिन आया। बड़ी रानी की गोद में तुम आई, जबकि भिखारी के घर में अभी भी अभाव का अंधकार था। उसकी आह के कारण तुम्हारे बाल गिर गए, लेकिन सच्चे प्रेम के स्पर्श से तुम ठीक हो जाओगी। वह भिखारी अब कहाँ है साधु बाबा? उसे कोई उपहार क्यों नहीं मिला? तुम्हारे जन्म का समाचार सुनकर वह यहाँ आना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसके घर में आग लग गई और गरीब भिखारी अतृप्त इच्छाओं के साथ मर गया। क्या वास्तव में सच्चा प्रेम होता है साधु महाराज? मैं उसे कैसे पहचानूंगी? कहाँ गए साधु महाराज? कहाँ हैं आप? मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। कहाँ गए आप साधु महाराज? लेकिन रूपमाला को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसके दिमाग में साधु की कई बातें घूमने लगी। उधर राजकुमार को रूपमाला के साथ बिताए समय की याद आ रही थी और वह अकेला हंस रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका दोस्त बोला, मित्र मुझे बताओ तो, आपके साथ वास्तव में क्या हुआ है? क्या पंछी की बात सच हो गई? क्या वास्तव में कोई जादुई कन्या है? वह कोई कन्या नहीं है, वह एक राजकुमारी है और मुझे फिर से उसके पास जाकर उससे मिलना चाहिए। क्या आप सिर्फ इसलिए जाएंगे कि उसने आपकी जान बचाई है? नहीं, अगर वह चाहे तो हमारे राज्य की रानी बन सकती है। मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन महाराज को आपको उसकी बात बताना चाहिए था राजकुमार। आप ये नहीं जानते, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे लड़का समझता है तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझती है तो लड़का नहीं समझता, और जब दोनों समझते हैं तो परिवार नहीं समझता। अरे वाह दोस्त, तुम्हें तो राज्यसभा में कवि का पद मिलना चाहिए। तुम इतना कुछ जानते हो। क्या आज आप वहाँ जाओगे? आप तो कह रहे थे वहाँ आप डाकू की तरह थे। अच्छा हुआ डाकू की तरह गया, तभी तो लूट कर ला पाया, नहीं तो इतना कुछ शायद नहीं होता। महल के अंदर अचानक डाकू आने से राजा बहुत चिंतित थे। महाराज की जय हो, हमें बुलाया महाराज। हाँ, तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था पर मेरी अब कोई विश्वास नहीं है। अचानक एक घायल डाकू महल के अंदर प्रवेश कर गया, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। अगर ये बात राज्य में फैल गई तो मेरे राज्य के शासन पर लोग क्या बातें करेंगे, ये तुम जानते हो। क्षमा करें महाराज, महल के सभी कमरों में तलाशी ली गई, लेकिन राजकुमारी के कमरे में तलाशी नहीं ली जा सकी। उन्होंने अनुमति नहीं दी। तुम क्या कहना चाहते हो कि राजकुमारी ने डाकू को आश्रय दिया है? क्षमा करें महाराज, मैं ये नहीं कहना चाहता था।
मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। बस मुझे समझाने की जरूरत नहीं, तुम लोग और सख्त पहरे का इंतजाम करो। जी महाराज। और एक बात महाराज, दूत आया था। दक्षिणी महाराज के बेटे की शादी के लिए वधू चयन का आयोजन किया जाएगा। क्या आप राजकुमारी की कोई तस्वीर और पत्र भेजेंगे महाराज? रहने दो, कितनी ही जगह भेज चुके हैं, अंत में हमारा दूध खाली मुंह लौट आता है, इसलिए इन सब के बारे में और सोचना अच्छा नहीं है। लेकिन महाराज, जन्म, मृत्यु और विवाह ये तीनों विधाता के हाथ में हैं। अगर कोई अच्छी खबर आती है और आपकी प्रसिद्धि तो पूरी जगत में फैली हुई है, कौन नहीं चाहता आपके साथ रिश्ता बनाए रखना, बताइए। लेकिन ये कहने में बुरा लगता है, सच्चाई तो यही है। कौन शादी करेगा मेरी बिना बालों की बेटी से? राजकुमार छोड़ो, कोई मंत्री पुत्र या कोई कोतवाल पुत्र, आम लोग भी छी छी करते हैं। ये किसी पाप की सजा विधाता मुझे दे रहे हैं? इतना चिंता मत करिए महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है और किसी का भाग्य कोई बदल नहीं सकता। तो दोस्तों, क्या राजकुमार फिर से राजकुमारी से मिलेगा? वे कैसे एक होंगे? क्या राजकुमारी सच्चे प्यार को पा सकेगी? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।